साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। आज की जो हमारी क्लास है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में जो अमीर वर्ग हुआ करता था, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत का ही अमीर वर्ग क्यों? अगर आज के आधुनिक समय में अपने अगल बगल जो अमीर होते हैं, जो हैं, अगर उनके प्रभाव क्षेत्र की बात करें, आप उन्हीं से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो अमीर वर्ग होते थे, ये किस तरीके से शासन प्रशासन में अपना हस्तक्षेप किया करते थे, उनका किस तरीके से वर्चस्व होता था। आज के समय में जो जितना अमीर है प्रशासन में, उनका उतनी अच्छी पकड़ है। सभी राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपने में मिलाना चाहती हैं ताकि उनका वर्चस्व बना रहे, और हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है, उनका खास बनना चाहता है उस अमीर से, ताकि उनका मतलब निकलता रहे। अगर उनकी जात क्या है, तो अगर उनके रिश्तेदार भी नहीं है तो नात जोड़ करके वो हमारे बहुत सगी हैं, इस तरीके का संबंध लोग उन अमीरों से बनाया करते हैं, जो आज के समाज की सच्चाई है। यही पूरी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भी हुआ करती थी। आप देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो उमरा है, ये अमीर वर्ग का बहुवचन हुआ करती। अमीर वर्ग का बहुवचन उमरा कहलाती थी। ये राज्य के आधार स्तंभ थे। अब यहाँ पे एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है के एम अशरफ। के एम अशरफ जो इतिहासकार हैं, ये पहले भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने तुर्क अमीर वर्ग के संगठन एवं स्वरूप का अध्ययन किया। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि कौन से प्रथम भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने तुर्क अमीर वर्ग के संगठन एवं स्वरूप का अध्ययन किया, तो वो इतिहासकार हैं के एम अशरफ। अब अमीरों को सरकार की तरफ से समय समय पर तमाम प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती हैं, तो उसी तरीके की व्यवस्था हमेशा चली आई है। दिल्ली सल्तनत में भी सेम वही व्यवस्था थी। जैसे अमीरों को राजा खान की उपाधि प्रदान करता था, मलिक की उपाधि प्रदान करता था, अमीर की उपाधि प्रदान करता था, ये सारी उपाधियां राज्य द्वारा समय समय पर उन्हें प्रदान की जाती थी। अब यहाँ पे देखिए, विभिन्न सुल्तानों के अमीर वर्ग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते थे। अब उनकी एक सूची दी गई है जिसे आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए, शासक हैं, यहाँ पे शासक दिया है, दूसरा अमीर दिया है। अब देखिए मोहम्मद गोरी की बात करेंगे। मोहम्मद गोरी के समय जो अमीर हुआ करते थे उन्हें मुइज्जी कहा जाता था। ठीक, मोहम्मद गोरी के समय जो अमीर हुआ करते थे उन्हें मुइज्जी अमीर कहा जाता था। अब वही जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है तो वह कुतुबी अमीर हुआ करते थे। ये बहुत बड़ा प्रश्न बना है, आपको हर बिंदु पे ध्यान देना है। इल्तुतमिश के समय में जो अमीर थे वो शमसी, और जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो अमीर हुआ करते थे उन्हें जलाली अमीर कहा गया, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में उन्हें अलाई कहा गया। इस तरीके से आपको एक एक करके समझना है कि मोहम्मद गोरी के समय में जो अमीर वर्ग होता था उन्हें क्या कहा गया, तो उन्हें मुइज्जी कहा गया। कुतुबी अमीर किसके समय में बने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। शमसी अमीर किसके समय में,
सत्ता में आए, पावर में आए, तो इल्तुतमिश के समय में जलाली अमीर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। अलाई अमीर कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से समय समय पर जो अमीर वर्ग होता था उन्हें तमाम प्रकार की उपाधियां प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा प्रदान की जाती थी। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि अमीर वर्ग के विषय में इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक था, पहला वास्तविक शासक जो था, सुल्तान था, वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अमीरों के विषय में कहता है कि मैं किस तरह खुदा के सामने अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझे ऐसे सहायक व मित्र प्रदान करके सम्मानित किया है जो मुझसे 4000 गुना अच्छे हैं। अमीरों की बात करता है इल्तुतमिश, जो शमसी अमीर हुआ करता था, कहता है कि मैं अपने खुदा को, अल्लाह को, उनके सामने जा कर के अपनी कृतज्ञता किस तरीके से प्रकट कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी रहमत से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने हमें ऐसे सहायक और मित्र प्रदान किए हैं, ऐसे सहायक हमें प्रदान करके हमें सम्मानित किए हैं जो मुझसे भी 4 गुना अच्छे हैं। ऐसे अमीर हमें अल्लाह ने प्रदान किए हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हमें ऐसे तमाम प्रकार के सहायक और मित्र दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए आता है शब्द कुतुबी एवं मुइज्जी। कुतुबी और मुइज्जी अमीरों के विषय में वह कहता है, मतलब इल्तुतमिश कहता है। कुतुबी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अमीर हुआ करते थे उन्हें कुतुबी कहा गया, और जो मोहम्मद गोरी के समय के अमीर थे उन्हें मुइज्जी कहा गया। उनके विषय में इल्तुतमिश कहता है कि मेरी इच्छा होती है कि मैं सिंहासन से नीचे उतरकर उनके हाथ पांव को चूम लूं। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न बना है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है कि कौन सा सुल्तान ऐसा है जो अमीरों के विषय में कहता है कि मेरी इच्छा होती है कि मैं राज सिंहासन से नीचे उतरकर उनके हाथ पांव को चूम लूं। तो वह सुल्तान था इल्तुतमिश, ठीक, जो शमसी अमीर हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश ने तुर्की गुलामों का समूह चालीसा का गठन किया था, ठीक। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पे देखिए इल्तुतमिश क्या करता है, जो तुर्की गुलाम होते थे, जो अमीर हुआ करते थे, उनको इकट्ठा किया और उनका एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम दिया चालीसा। उस संगठन का गठन करता है जिसे बर्नी ने इल्तुतमिश के 40 अमीरों की संख्या दी। अब देखिए जो चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया, ऐसा नहीं कि उसमें 40 ही गुलाम थे, लेकिन उसका नाम रखा था चालीसा। अब वहां पे जो इतिहासकार बर्नी है उन्होंने कहा यह 40 अमीरों की एक समूह है, एक संगठन है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि मंगोल अपने बादशाहों को खान या काआन कहते थे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मंगोलों के समय में या मंगोल अपने साम्राज्य में अमीरों को या बादशाहों को क्या कह के पुकारते थे, तो मंगोल अपने बादशाहों को खान कहकर पुकारते थे। अब देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने अपने गुलाम अमीरों को खान का ओहदा दिया था, ठीक। आपको समझना है कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले
अपने जो उनके जो गुलाम हुआ करते थे उनको खान का पद या ओहदा प्रदान किया। अब बर्नी जो इतिहासकार है वह कहता है कि इल्तुतमिश का दरबार महमूद गजनवी एवं संजर के दरबार से टक्कर लेता है। बर्नी यह बताने का प्रयास करता है कि जो इल्तुतमिश का दरबार होता था उसके दरबार में इतने अमीर थे, उसी की तुलना वह इल्तुतमिश के दरबार की तुलना बर्नी जो महमूद गजनवी का दरबार है, जो संजर का दरबार है, उससे तुलना करता है कि इल्तुतमिश का जो दरबार है महमूद गजनवी और संजर के दरबार के समान लगता है या उसको टक्कर देता है। अब यहाँ पे देखिए उसके 40 गुलाम खान बने। बर्नी कहता है कि जो इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया चालीसा, वो सभी उसके 40 गुलाम को तो खान बना दिया। अब यहाँ पे इतिहासकार आते हैं मिनहाज। मिनहाज द्वारा उल्लिखित 25 शमसी गुलामों की जीवनियों में अकेला गैर तुर्क हिंदू खान था। जो मिनहाज जो सिराज है उसने उल्लेख किया कि 25 शमसी गुलामों की जीवनियों में अकेला गैर तुर्क हिंदू खान था। आगे लिखा है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात चालीसा के सदस्य आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे। जैसे ही इल्तुतमिश मरा तो उसके जो 40 गुलामों का एक संगठन था चालीसा, सबके सब समान सत्ता समान पावर था, तो सब सत्ता पाने के लिए आपस में ही संघर्ष करने लगे, प्रतिद्वंदिता आपस में बढ़ गई। इसी बात को लेकर के मिनहाज बताता है, अब कहता है कि मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूं, और आप क्या थे जो मैं नहीं रहा। जब 40 लोग समान रूप से काम करेंगे, सबके लिए समान सब पावर है, समान अधिकार है, तो सब लोग कहेंगे भैया आप में क्या है जो मैं, जो हमारे में नहीं, और जो मेरे में है दूसरा कहेगा जो आप में है तो वो मेरे में क्यों नहीं। तो यहीं पे बात ये मिनहाज बताने का प्रयास करते हैं कि वो अमीर आपस में कहते हैं कि मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूं, और आप क्या थे जो मैं नहीं रहा। किस तरीके की बातें आपस में करने लगे, प्रतिद्वंदता बढ़ गई, आपस में संघर्ष हुआ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि रजिया के शासनकाल में अबिसिनियाई अमीर महत्व पा गए, जैसे जमालुद्दीन याकूत। रजिया के शासनकाल में एक अबिसिनियाई अमीर वर्ग सामने आया, उसकी महत्ता बढ़ी, जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। आगे लिखा कि रजिया की मृत्यु के बाद मुहज्जब गजवी, जो मुहज्जब गनवी है, सुल्तान निर्माता के रूप में उभरा। जैसे ही रजिया की मृत्यु होती है एक नया अमीर सामने निकल के आता है जो सुल्तान निर्माता के रूप में काम करने लगता है, उसका नाम था मुहज्जब गनवी। किंतु बलबन के उत्थान से गनवी का सितारा गर्दिश में चला गया। लेकिन जैसे ही बलबन सत्ता में आता है वह इस तरीके से जो चालीसा दल है उसके एक एक करके अमीरों को खत्म करना शुरू किया, जिसको लगा कि बलबन के लिए खतरा साबित हो सकता है। धीरे धीरे सबको वह निपटा देता है, मरवा देता है। अब यहाँ पे देखिए बलबन पूरे दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शक्तिशाली अमीर बन के उभरा। जब बलबन भी चालीसा दल का एक सदस्य था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था,
और चालीसा दल के विषय में रग रग से वाकिफ था। जैसे ही उसके पास सत्ता पावर आती है, अब उसके पहले भी धीरे धीरे वह सभी को मरवाना शुरू करता है और सबको मरवा देता है। वहीं यहाँ पे लिखा है कि बलबन पूरे दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शक्तिशाली अमीर बन के उभरा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि सुल्तान बलबन का काल अमीरों का निम्न काल माना जाता है। अर्थात जो बलबन है, इसके समय में जो अमीर वर्ग थे, इनकी कोई हैसियत नहीं रही। इनको पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से अधिकार के तौर निचोड़ के रख दिया। इनको कोई पावर नहीं दिया, क्योंकि बलबन जानता था अगर अमीरों को थोड़ी सी भी पावर दे दी जाएगी, पैसा दे दिया जाएगा, तो ये बाद में राजा के लिए एक घातक साबित होंगे। इसीलिए पूरी तरीके से निचोड़ कर रख दिया अमीरों को। यहाँ पे भी कहा गया कि सुल्तान बलबन का ऐसा शासनकाल था जो अमीरों का निम्न काल माना गया। अब लिखा कि उसने अपने अमीरों की गुपचुप तरीके से हत्या करवाई। किसी को किसी बहाने से मरवा दिया, किसी को किसी बहाने से मरवा दिया, आपस में लड़ा करके सबको मार के खत्म कर दिया। किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई कौन किस कारण से मार दिया गया। अब देखिए, इसी कारण बर्नी कहता है कि उसे खुफिया कातिल कहा। वाह! जिस तरीके से बलबन एक एक करके गुपचुप तरीके से तमाम अमीरों को मरवा दिया, उसी भाई बर्नी तो एक इतिहासकार है। वो सारी घटनाओं को आकलन करता है, देखता है कि बलबन किस तरीके से एक एक करके सबको मरवा रहा है। तो बर्नी के दिमाग में एक बात आती है, वो कहता है कि ये बलबन एक खुफिया कातिल की तरह काम कर रहा है, वो शातिर तरीके से काम कर रहा है। सातन्यान खुफिया तरीके से सबको एक एक करके मरवा दे रहा है, या ये खुफिया कातिल है। अर्थात बात करें, बर्नी बलबन को खुफिया कातिल कह के पुकारता है। अब आगे बर्नी कहता है कि जब सत्ता के गलियारों में भले ही कत्ल और जहर का सहारा लिया जाता था, अहमियत जन्म खानदान की ही हुआ करती थी। आगे लिखे, इलबरी तुर्कों के ही शासनकाल में मंगोल एवं अफगान अमीरों को प्रशासन ने शामिल किया था। इलबारी जो तुर्क थे, इनके जो शासनकाल में मंगोलों को बुलाया गया और जो अफगान के अमीर हैं उनको बुलाया गया। इन सभी को शासन में धीरे धीरे शामिल करता गया बलबन। आगे लिखे, बलबन के अमीरों की सूची में 2 मंगोलों का नाम मिलता है। अब देखिए, बलबन अफगानों पर गहरा विश्वास करता था। बलबन जो इलबारी तुर्क हुआ करता था, या मंगोलों को बुलाया और अफगान के अमीरों को बुलाया और अपने प्रशासन में शामिल किया। अगर बलबन कहीं के अमीरों पे सबसे ज्यादा विश्वास करता था तो वह अफगानिस्तान के अमीर थे। जो अफगानिस्तान के अमीर हुआ करते थे, उन पर बलबन बहुत ज्यादा विश्वास करता था, बहुत गहरा विश्वास करता था। अब अफगानों से बुला करके बलबन ने अपनी सेना में 3000 अफगान सैनिक नियुक्त किए। उसने अफगानों को नवनिर्मित जलाली दुर्ग प्रदान किया। बलबन एक दुर्ग बनवाता है जिसको नाम दिया जलाली दुर्ग। ये पूरा दुर्ग ही उन अफगानों को सौंप दिया कि अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से रहिए। अब चलिए चलते हैं अगली। तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शीर्ष अमीरों की संख्या 48 थी, जिनमें से 7 ही उनके सगे संबंधी थे। अब आप समझिए, जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, उस समय जो अमीर थे उनकी संख्या 48 हुआ करती थी। उस 48 में 7 ऐसे थे जो उसके सगे संबंधी थे, अर्थात जो 41 थे वो केवल बाहरी थे, बाकी 7 उसके घर के परिवार के थे जो उससे रहे होंगे। वहीं इल्तुतमिश के समय में 40 थे, बलबन के समय में बहुत निम्नतम रहे, उनकी कोई हैसियत नहीं रही। आगे लिखा है कि अलाउद्दीन ने अपने अमीरों पर 3 प्रकार की शर्तें लगा दी। भाई, अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीरों की संख्या बढ़ के 48 हो गई थी, जिसमें 7 उसके सगे संबंधी थे। जो उसके समय में अमीर थे 48, उन पर 3 प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया। जो पहला प्रतिबंध उसने लगाया वह था कि सुल्तान अमीर के धन का उत्तराधिकारी होगा। अब यह लगा दिया कि जो अमीर हैं उनके पास जो धन है, जो पैसा है, उसको जब चाहेगा सुल्तान छीन लेगा। अर्थात सुल्तान अमीर के धन का उत्तराधिकारी होगा। अर्थात जैसे ही अमीर की मृत्यु हो जाएगी, उसका धन सीधा सुल्तान के हाथ में आ जाएगा। और जो दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है कि जो दूसरा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखिए कि कोई भी विवाह सुल्तान की आज्ञा के बिना संपन्न नहीं करेगा। पहला तो उसने जो शर्त लगाया, कहा कि जितने अमीर हैं सबके धन का उत्तराधिकारी सुल्तान होगा। दूसरा शर्त लाके ठोक दिया कि कहा कि अगर कोई अमीर अपने घर में शादी ब्याह का समारोह रख रहा है, विवाह कर रहा है, तो बिना सुल्तान की आज्ञा के कोई भी अमीर शादी ब्याह नहीं कर सकता। अब आगे चल के उसने तीसरा शर्त लाके रख दी जाए अमीरों के सामने। कहा कि अमीरों के बाद उनके पुत्र सुल्तान के दास होंगे। अब बताइए, कहा कि जो अमीर हैं जब मर जाएंगे, उनके जो पुत्र होंगे वो अमीर नहीं बनेंगे बल्कि सुल्तान के दास होंगे। जिस तरीके से सुल्तान चाहेगा उनके पुत्रों को वह यूज में लाएगा। अब देखिए यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक जो है उसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास की कोटि में रखा। अब आप समझिए, जो गियासुद्दीन तुगलक है उसने अलाई अमीर जो थे उनको ख्वाजा ताश अथवा शहदास की श्रेणी में रखा। और वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अमीर वर्ग में विदेशियों को, सूफियों, सैयदों, व्यापारियों, नाई, बावर्ची, बुनकर, संगीतकार को भी उस श्रेणी में शामिल किया। अर्थात यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बनता है तो वह अपने प्रशासनिक क्षेत्र में योग्यता के आधार पर लोगों को उसके आधार पर पद देना प्रारंभ कर लिया। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, जो जिस योग्य रहता था मोहम्मद बिन तुगलक उसे उस पद पर रखता था। इसी बात से स्पष्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर वर्ग में विदेशियों को भी बुला लिया, जो जिस योग्यता उसको रख दिया। जैसे इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया था। जो सूफी वर्ग थे उनको भी तमाम प्रकार के पद दे दिया। जो सैयद थे
उनको भी पद प्रदान कर दिया। व्यापारी थे उनको भी दे दिया। जो नाई जात के बुनकर थे, बावर्ची थे, खाना बनाने वाले, संगीतकार थे, जिनको जिस तरीके से समझ में आया उसे कि यह इस पद के योग्य है, उसे योग्यता के आधार पर उस पद को प्रदान कर दिया। अब देखिए यहाँ पे उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने एक आदेश जारी करता है, कहा कि विदेशी अमीरों को आज के बाद यज्जा कहा जाएगा। यहाँ पे कई बार प्रश्न बना है कि यज्जा क्या है। यज्जा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या था, तो आपको समझना है कि जो यज्जा है वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विदेशी अमीरों को कहा जाता था, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब देखिए वह अपने प्रत्येक अमीर को 2 खिलवतें देता था। जो खिलवत होता था यह सम्मान सूचक वस्त्र होता था। ठीक इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक प्रतिवर्ष 2 लाख खिलवतें प्रदान करता था। अब आप समझिए यहाँ पे जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था तो हर साल 2 लाख खिलवत प्रदान किया करता था। अब जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना, अपने समय में उसने वंशानुगत अमीरों का एक विशेष वर्ग बना दिया, अर्थात जो अमीर वर्ग थे उनका जो पद था उसको वंशानुगत बना दिया। अब यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के विपरीत फिरोज को विदेशियों से कोई खास लगाव नहीं था। फिरोज जिसे अब मोहम्मद बिन तुगलक की योग्यता के आधार पर लोगों को अपने पद पर शामिल किया, वहीं फिरोज शाह तुगलक जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह जो उसके शासन सत्ता में शामिल थे उन सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इसी के तहत तो जो विदेशी हुआ करते थे उसको अपने यहाँ दरबार में बुला करके उन्हें तमाम प्रकार के सम्मान प्रदान करने की उसकी इच्छा नहीं थी, लगाव नहीं था। तो यहाँ पे देखिए फिरोज ने बहुत से विदेशियों को यात्रा व्यय देकर वापस भेज दिया। जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तमाम प्रकार के विदेशी अमीर आए थे, फिरोज तुगलक जब शासक बनता उसको बुलाता है, कहता कि अगर आप अपने देश को वापस जाना चाहते हैं तो बताइए, हम आपको पैसा दे देते हैं, आप अपने देश को चले जाइए। तमाम ऐसे लोग थे जिनको पैसा भी दिया और उनको उनके देश वापस भिजवा भी दिया। वहीं पे देखिए फिरोज ने अपने अमीरों को अत्यंत उच्च वेतन देना प्रारंभ किया। जो उसके पास अमीर थे उनको एक उच्च सैलरी प्रदान करना शुरू किया। भाई यही अमीर थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में समय समय पर विद्रोह किया करते थे, हमेशा अराजकता की स्थिति पैदा किया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक पूरी तरीके से उब चुका था। उसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। इन सब बातों को देखा जब फिरोज शाह तुगलक, तो जो उसके अमीर थे उसको ऊंचे ऊंचे वेतन देना शुरू किया, सबको संतुष्ट किया, उनके पद को वंशानुगत बनाया। जिस तरीके से वह चाहा, जिस तरीके से अमीर संतुष्ट हो सकते थे, पूरा प्रयास किया कि वह सभी अमीरों को संतुष्ट किया जाए। हाँ, और फिरोज शाह तुगलक इस मामले में सफल भी रहा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है उस समय गिना चुना ही विद्रोह हुए थे और उसे सफलतापूर्वक दबा भी दिया गया था। अब देखिए उसका वजीर जो था खान ए जहां 13 लाख टन का वेतन पाता था। अब समझिए जो वजीर होता था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, उसको 13 लाख टन का प्रतिवर्ष वेतन मिलता था।
अब देखिए उसका वेतन इराक की वार्षिक आय के बराबर थी। अब समझिए कितनी बड़ी आय फिरोज शाह तुगलक अपने वजीर को देता था। फिरोज शाह तुगलक अपने वजीर को इतना वेतन देता था जितने की पूरी इराक की वार्षिक आय होती थी। अर्थात अगर बात की जाए लगभग 13 लाख टन का वार्षिक आय ही पूरे इराक की वार्षिक आय होती थी। अब यहाँ पे लिखा कि बहलोल लोदी के शासनकाल में लोदी, फूरमोली, नुहानी एवं शेरवानी कबीले के अफगान सरदारों ने प्रमुखता पाई। जब बहलोल लोदी का शासनकाल, लोदी वंश का शासनकाल आता है तो उसके शासनकाल में कुछ नए अमीर वर्ग का उदय होता है, जिसमें एक लोदी तो खुद ही थे, दूसरे अमीर थे फुरमोली, तीसरे अमीर थे नुहानी और चौथे अमीर थे शेरवानी। तो इस तरीके से लोदी के काल में एक नए अमीर वर्ग का उदय होता है, सरदार बनते हैं। आप देखिए उसने नियाजी एवं सूर कबीले के अफगानों को प्रमुख पदों से दूर रखा। सिकंदर लोदी ने बहलोल के जनजाति आधार पर संकुचित दृष्टिकोण से गठित अमीर वर्ग की धारणा को त्याग कर एक बृहद दृष्टिकोण को अपनाया। जब सिकंदर लोदी शासक बनता है तो जो बहलोल लोदी एक संकीर्ण विचारधारा को लेकर के शासन सत्ता चलाने का प्रयास किया, उस व्यवस्था को वह दूर किया और एक बृहद दृष्टिकोण अपनाया और तमाम प्रकार के ऐसे लोगों को अपने शासन व्यवस्था में शामिल किया, योग्यता के आधार पर सबको रखा ताकि शासन व्यवस्था को अच्छी तरह संचालित हो सके। तो इस तरीके से ये जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अमीर वर्ग था उसकी हम लोगों ने चर्चा की। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए। जितनी क्लास हम आपको पढ़ा रहे हैं आप अपने मित्रों तक शेयर करिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।